हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं सीए मोहित अरोड़ा फिर से आपके साथ एक बार। और आज की क्लास में हम फिर से एक नया वीडियो ओवरहेड्स को लेकर के करने वाले हैं। एज यू नो बच्चे कि हम ओवरहेड्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारी चीजें हम ओवरहेड्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास प्रोबेबली ओवरहेड्स के लिए लास्ट क्लास होगी। और आज की क्लास में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स ओवरहेड्स को लेकर के डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम एक मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवरहेड्स को लेकर के डिस्कस करते हैं। तो हम बोलते हैं ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन। यू नो दैट कि हमने लास्ट क्लासेस में बात करी थी कि ओवरहेड्स को कॉस्ट में इंक्लूड करने के देयर आर सो मेनी मेथड्स, राइट? है ना? कौन कौन से मेथड्स से? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड। एंड वी आर जस्ट डिस्कसिंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेन जो फाइनल आउटकम है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, वो आज हम पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो अभी देर नहीं करते ना, पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना स्क्रीन शेयर करते हैं और उसके बाद फिर आपके साथ बातें करेंगे ओवरहेड्स। चलिए, तो होपफुली मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है। अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बच्चे अभी तक कुछ लास्ट वीडियोस से हमने क्या क्या सीख लिया है, ये रिमेम्बर कि हमने देखा कि ओवरहेड्स को हम क्लासिफाई करते हैं, कोडिफाई करते हैं, उसके बाद ओवरहेड्स का होल कॉस्ट का एलोकेशन करते हैं, फिर कॉमन कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट करते हैं, फिर क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को भी हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट में रीअपॉर्शनमेंट के थ्रू इंक्लूड करते हैं। रीअपॉर्शनमेंट के भी कुछ मेथड्स होते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस किया। फिर रीअपॉर्शनमेंट तक हो जाने के बाद exactly we are just able to identify the department wise, production department wise total overhead cost, right? And the absorption will be done just only after the reapportionment ना। reapportionment के immediately बाद हमें जो है absorption करना होता है। absorption का मीनिंग क्या है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं absorption होता कैसे है। तो देखिए पहली चीज स्लाइड में क्या लिखा है, क्या बताया गया है, तो देखेंगे क्या है। Absorption is the final step in the process of overheads absorption या overheads distribution। कहता है absorption जो है ना, ये लास्ट स्टेप है absorption costing का। ठीक है, ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो absorption costing हम यूज कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली अ लास्ट स्टेप absorption, राइट? व्हाट वी डू इन absorption, क्या करते हैं हम? इट इज ऑल्सो नोन एज लेवी और रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, अगर कहीं लेवी ऑफ ओवरहेड्स लिखा हुआ आ जाए, रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स लिखा आ जाए, सो हमें घबराना नहीं है, इट इज दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट absorption ऑफ ओवरहेड्स। तो ठीक है, सिमिलर टर्म्स हैं ये। उसके बाद होता क्या है इसमें, तो क्या लिखा है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स, ओ ए आर। तो ये शॉर्ट फॉर्म है ओ ए आर। ओ ए आर मतलब अब ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन रेट, है ना। और ये जो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट हमें आउटकम निकाल निकाल के देना है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का बच्चा, ये ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट निकलती है डिपार्टमेंट वाइज। हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग अब्जॉर्प्शन रेट हमें निकालनी होती है। टेक्निकली हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए अलग अब्जॉर्प्शन रेट निकलती है, राइट? तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में या अब्जॉर्प्शन में हमें क्या करना है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट कर लेना है, राइट? देन होगा क्या इससे, ओएआर या ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट अनेबल्स इन्फ्यूजन ऑफ ओवरहेड्स टू पर यूनिट कॉस्ट। कहता है इसकी मदद से ही, ओएआर की मदद से ही हम ओवरहेड्स को हर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट में एड अप कर पाएंगे, है ना। क्योंकि फाइनली तो करना तो हमें यही था कि बहुत सारी ऐसे कॉस्ट थी जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड बेटा नहीं थी। तो हमने करना यही था कि हमें ओवरहेड्स को टेक्निकली डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कॉस्ट में इंक्लूड करना था। और वही काम जो है आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करती है एब्जॉर्प्शन रेट्स के थ्रू, राइट? सो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, आपके जितने भी सारे ओवरहेड्स हैं उनको आप लिंक कर पाएंगे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट के साथ और उसमें इंक्लूड कर। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। आगे क्या बोलता है, ओवरहेड
Absorption rate is calculated by linking total overheads with suitable recovery basis like labor hours, machine hours and production units etc. इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, है ना? इसके लिए हमें चाहिए होगा रिकवरी बेस। नई चीज जब भी हम अब्जॉर्प्शन कर रहे होंगे, देन वी विल जस्ट टेक an additional thing into consideration that is called as recovery base। हमें क्या लेना बच्चा? रिकवरी बेस नाम की एक चीज हमें चाहिए होगी इसके लिए। और रिकवरी बेस होता क्या है सर, ये हमें नहीं पता। रिकवरी बेस जिसके बेसिस पर, ऐसी चीज जिसके बेसिस पर आप ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करना चाहते हो, राइट? यानी कि आप जिस बेसिस पर ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करते हो उस बेस को हम क्या बोलते हैं? रिकवरी बेस। पर ये होता क्या है, राइट? हमें देखना होता है कि हर एक डिपार्टमेंट किस तरीके से वर्क करता है ना? जैसे मान लो कोई डिपार्टमेंट मशीनिंग डिपार्टमेंट है ना? अब मशीनिंग डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन जो है मशीनों के थ्रू हो रहा है और वहां पर जितना घंटे मशीनें चलेंगी, मशीनों पे काम होगा, उतने ही घंटे के हिसाब से ओवरहेड्स आएंगे, राइट? क्योंकि मशीनों का मेजर काम है, ठीक है? तो उस डिपार्टमेंट के लिए रिकवरी बेस क्या हो सकता है? डिपार्टमेंटल मशीन आवर्स। हम क्या निकालेंगे कि भाई एक डिपार्टमेंट है जहां पर मशीनों से ज्यादा काम होता है, तो वहां के अगर टोटल मशीन आवर्स पता चल जाए तो उस डिपार्टमेंट के ओवरहेड पर मशीन आवर हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली लेबर आवर्स हो सकता है रिकवरी बेस, कि अगर कहीं मशीनों का काम नहीं है, मैनुअल काम है, ज्यादातर लोग हाथों से काम कर रहे हैं, तो उस केस में उस डिपार्टमेंट के लिए रिकवरी बेस क्या हो सकता है बच्चा? लेबर आवर्स, है ना? सिमिलरली प्रोडक्शन यूनिट्स हो सकता है, प्राइम कॉस्ट हो सकता है, मटेरियल इंटेंसिव अगर डिपार्टमेंट है तो मटेरियल यूनिट्स हो सकता है। ये देखना होगा जब भी हम बात करते हैं सूटेबल रिकवरी बेस, कभी भी हमें ये देखना होता है कि वो डिपार्टमेंट में मेजरली काम किस बेसिस पर हो रहा है और ओवरहेड्स अराइज होने की वजह क्या है। तो जो ओवरहेड्स अराइज होने की वजह होती है, दैट वुड बी योर प्राइमरी रिकवरी बेस। समझ गए? तो आपको वो रिकवरी बेस निकालना है यहाँ पर, और रिकवरी बेस निकाल करके आप ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल सकते हैं। और ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकलेगी? टोटल डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स एंड टोटल डिपार्टमेंट वाइज अब्सॉर्प्शन बेस, है ना? दो चीजें हैं, डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स आप रीअपॉर्शनमेंट के थ्रू निकाल चुके होते हैं, राइट? और टोटल डिपार्टमेंट वाइज अब्सॉर्प्शन बेस नॉर्मली आपको क्वेश्चन में गिवन होता है ना? Questions के point of view से it is always given in the question, but practically you need to just find out। practical way में आपको तो find out करना पड़ता है। जब आप अपने वर्क प्लेस पर काम करते हैं तो आपको you need to find it out, but for the purpose of doing questions solutions they just it has just been given in the question, right? ठीक है? तो यहाँ तक कुछ कुछ चीजें तो सर समझ आई हैं, बट पूरा नहीं समझ में आया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना? तो पूरा तो बच्चे बिना क्वेश्चन किए हमें नहीं समझ में आएगा। तो हम एग्जाम्पल के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ओवरहेड्स का अब्सॉर्प्शन हम करते हैं, राइट? ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसको जो है स्लाइड शो को स्टॉप करके आई एम जस्ट मूविंग बैक टू योर नोट्स, जिसको हम हर बार रेफर कर रहे हैं इतने टाइम से, यार इतने सारे वीडियोस में हम इन नोट्स को रेफर कर चुके हैं ना, यू नो दैट, राइट? सो ये हमारे पास बच्चे नोट्स हैं, यू कैन सी हियर कि यहाँ पर आपको कुछ बताया गया है क्या, कि भाई यहाँ तक बच्चा अगर आप देखो तो ये जो भी आपका लाइक स्टेटमेंट है ये हम बना चुके हैं। अभी तक एक ही क्वेश्चन लिया था जिसमें हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बच्चा बना चुके हैं। हमने कर लिया इस क्वेश्चन में एलोकेशन, हमने इस क्वेश्चन में ओवरहेड्स का अपॉर्शनमेंट भी कर लिया, हमने इस क्वेश्चन में ओवरहेड्स का रीअपॉर्शनमेंट भी कर दिया। और रीअपॉर्शनमेंट के बाद आपने देखा कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट पूरी तरह से एलिमिनेट हो गई थी और हमारे पास सिर्फ बची थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, राइट? ठीक है? यानी कि मशीन शॉप और पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट है हमारे पास, और इन दोनों के जो टोटल ओवरहेड्स हमारे आए ऑल इंक्लूसिव इनडायरेक्ट लेबर, मेंटेनेंस मटेरियल,
सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सब मिला करके ऑल इंक्लूसिव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 यानी कि मशीन शॉप के जो टोटल ओवरहेड्स हैं अभी वो कितने हैं, 1,16,677 या फिर 1,16,677. And similarly for the production department, that is the packing department, basically we are just having having total overheads of 47,743. correct, राइट तो इस तरीके से हमारे पास टोटल ओवरहेड्स हैं और ये जो टोटल ओवरहेड्स बचा है इनको ही हमें अब्सॉर्ब करना है, करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये समझना है कि जब भी कोई अब्जॉर्प्शन रेट या ओएआर निकालनी है तो इन टोटल ओवरहेड्स को ही आपको अब्सॉर्ब करने का है। इसके लिए क्वेश्चन में आपको अब्जॉर्प्शन बेस दिया होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कहते हैं अज्यूम फॉलोइंग फर्दर डाटा, कहता है ये जो फर्दर डाटा आप और अज्यूम करो और समझो कि मशीन शॉप में जो मशीन आवर्स हैं वो 7,000 हैं और पैकेजिंग शॉप में जो पैकेजिंग आवर्स हैं वो 3,000 हैं। अब मशीन आवर बेस्ड ओएआर निकालनी है ना। यानी कि वो क्या कहना चाहता है कि जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं वो कैसे डिपार्टमेंट है, ये दोनों डिपार्टमेंट्स मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, यहाँ पर मशीनों से ज्यादा काम होता है, इसीलिए मशीन आवर्स वुड बी एन अप्रोप्रिएट अब्जॉर्प्शन बेस और इन मशीन आवर्स को लेकर के आप ओएआर निकाल दो, राइट। वो आपसे कह रहा है कि मशीन आवर्स के बेसिस पर आप ओएआर निकालो। तो हमें करना क्या बच्चा, जैसे मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको, फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना है, आपको करना है तो ओएआर निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स चाहिए और टोटल डिपार्टमेंट वाइज अब्जॉर्प्शन बेस चाहिए, है ना। तो टोटल डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स हमें पता है और टोटल डिपार्टमेंट वाइज अब्जॉर्प्शन बेस भी दे हैड गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। सो प्लीज सी द क्वेश्चन कि यहाँ पर हमें दिया है ग्रैंड टोटल, हमें डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स का पता है, हम ये जस्ट calculating the OAR and for that purpose they are just giving us क्या, डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड अब्जॉर्प्शन बेस उन्होंने दिया है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, टेबल को आगे फर्दर मैं बढ़ा रहा हूँ, राइट। और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, अब्जॉर्प्शन बेस, है ना। इसको मैं ब्लैक से ही लिखता हूँ, ठीक है, अब्जॉर्प्शन बेस, अब्जॉर्प्शन बेस जो है हमारा क्या बच्चा, वी नो दैट हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन बेस है वो है मशीन आवर्स, राइट। टोटल अब्जॉर्प्शन बेस क्या है हमारा, मशीन आवर्स। और यहाँ पर हमें दे रखा है डिपार्टमेंट 1 के टोटल मशीन आवर्स 7,000 एंड डिपार्टमेंट 2 के मशीन आवर्स 3,000, राइट। तो आपको ये करना है, पहले तो आपको मशीन आवर्स यानी कि अब्जॉर्प्शन बेस ट्रेस करना है क्या है, और लास्ट में यू नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई ओएआर या ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलेगी इस क्वेश्चन में, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से, क्योंकि हर चीज हम ग्रीन से कर रहे हैं, फाइनल जितनी भी चीजें अभी तक करी वो ग्रीन से करी हैं, है ना। थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि थोड़ा सा इजीली समझ में, है ना। ओएआर या ओवरहेड अब्जॉर्प्शन, राइट। सो ओएआर हमारी कितनी निकलने वाली है बच्चा, हमें क्या करने का है, बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पर अपना कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ, है ना, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि किस तरीके से आपको करने का है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर ड्रैग कर लिया। आपको क्या करना है, आपको मशीन शॉप के टोटल ओवरहेड्स लेने हैं जो कि है 1,16,677 या 1,16,667 677 that needs to be divided by 7,000 machine hours. That is basically telling us that department A यानी कि machine shop department is having an absorption rate या overhead absorption rate 16.67 पर machine hour, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ 16.67 पर machine hour, है ना, ठीक है। हर मशीन आवर के कितने लग रहे हैं, 16.67, ठीक है। पर मशीन आवर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं आपके लिए बस समझने के लिए लिख रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। 16.67 पर मशीन आवर यहाँ निकल रहा है। If we talk about the second department, that is the packing department,
we are having total overheads of 47,743 that needs to be divided from 3,000 machine hours, and we are having an absorption rate here 15.91 per machine hour. So I'm just updating it here, 15.91 per machine hour, right? तो व्हाट इट मीन्स बच्चे, इसका मतलब क्या है? कहता है इतने सारे जितने भी डिपार्टमेंट के ओवरहेड है, यानी कि अगर आप देखें तो भी नो क्या है, बच्चा के डिपार्टमेंट, जो हमारा मशीन शॉप है बच्चा, उसके जो टोटल ओवरहेड्स है वी नो कितने हैं, 1,16,677, राइट? वी नो इट कि भाई इतने हैं ओवरहेड्स हमारे, ठीक है, करेक्ट बात है, हमें पता है कि यार ये है। उसके बाद ये जो 1,16,677 है बच्चा, ये टोटल डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स हैं जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। अब हम इसे प्रोडक्ट तक ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा ये मशीन, ये जो डिपार्टमेंट है ना मशीनों के बेसिस पर ज्यादा काम करता है, तो मेजरली इस डिपार्टमेंट में मशीन्स के बेसिस पर ओवरहेड्स अराइज होते होंगे, मशीन आवर्स के बेसिस पर अराइज होते होंगे। तो मैंने क्या किया, टोटल ओवरहेड्स को टोटल मशीन आवर्स से डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता चला कि अगर ये डिपार्टमेंट एक मशीन आवर वर्क करेगा तो इसके अप्रोक्सीमेटली कितने डॉलर्स लग जाएंगे, 16.67 डॉलर लग जाएंगे। ये डिपार्टमेंट अगर एक मशीन आवर काम करता है तो सारे ओवरहेड्स मिलाकर के इसका 16.67 डॉलर्स पर आवर की रेट आती है। ऐसे ही पैकिंग डिपार्टमेंट अगर एक मशीन आवर काम करता है तो सारे ओवरहेड्स मिला करके इसकी जो अप्रोक्सीमेट रेट आती है वो आती है 15.91 डॉलर्स, राइट? नाउ हाउ टू ट्रांसफर दीज, क्योंकि ये हमारी ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट निकल गई, बट अल्टीमेटली तो हमें यही देखना होता है ना कि इसको प्रोडक्ट के साथ कैसे लिंक करें, प्रोडक्ट के ऊपर कैसे ट्रांसफर करें बच्चा, है ना? प्रॉब्लम तो यही है कि प्रोडक्ट के साथ हम कैसे इसको लिंक करेंगे। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं यहाँ पर इसमें और फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ, है ना? I'm adding further information here, और वो क्या है बच्चे, मैं यहाँ पर मान रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए है जिसकी प्राइम कॉस्ट मुझे पता है कि प्राइम कॉस्ट लेट सपोज $100 की आई है, प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट $100 की आई है, राइट? पर मुझे ये पता है कि इस प्रोडक्ट ए ने डिपार्टमेंट या मशीन शॉप में 2 घंटे इस प्रोडक्ट पर काम हुआ है ना? और पैकिंग करने के लिए इस प्रोडक्ट की 1 घंटा लग गया है, करेक्ट? समझ गए? ठीक है। अब अगर तुमसे ये पूछे कि इस प्रोडक्ट की ओवरहेड समेत टोटल कॉस्ट निकाल दो या फैक्ट्री कॉस्ट निकाल के बता दो, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट निकाल के बता दो, तो व्हाट यू विल डू, यू विल से लाइक ओके वी नो दैट के प्राइम कॉस्ट तो इतनी ही है ना? प्राइम कॉस्ट कितनी है? प्राइम कॉस्ट तो $100 इज गिवन इन द क्वेश्चन ओनली, राइट? व्हाट विल डू, वी विल ऐड अप ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स नाम से ही डाल रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड्स पहले डिपार्टमेंट के यानी कि मशीन शॉप के कैसे मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, मैं बोलूंगा यार मशीन शॉप की जो OAR है ना वो 16.67 है, और मशीन शॉप में जो है ना इसने कितने घंटे यूज करे हैं, 2 घंटे। तो इस हिसाब से अगर 16.67 को 2 से बच्चा मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास क्या निकल के आएगा बच्चा, 16.67 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग इट, 16.67 मल्टीप्लाइड विद 2, तो 13.34 तो मेरे डिपार्टमेंट 1 के ओवरहेड्स ऐड हो जाने चाहिए इसमें, है ना? राइट, 33.34 है ना? राइट, तो $33.34 तो डिपार्टमेंट 1 के या मशीन शॉप के ओवरहेड्स नीड्स टू बी एडेड। और अगर हम बात करें आगे तो दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है, कौन सा बच्चे दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट है पैकिंग डिपार्टमेंट। पैकिंग के कितने ओवरहेड्स इसमें ऐड हो जाने चाहिए कि भाई पैकिंग में तो जी 1 घंटा ही लगा है इसकी,
तो 1 घंटे के ओवरहेड्स आते हैं 15.91, तो इनटू में 1 कर देंगे, तो 15.91 हम पैकिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड ऐड कर देंगे। और इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकल के आएगी बच्चा, टोटल 100 प्लस 33.34 प्लस 15.91, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, 100 प्लस 33.34 प्लस 15.91, दोनों का तीनों का टोटल किया तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आई 149.25, यानी कि हमने 100 रुपए की प्राइम कॉस्ट पर 49.25 के ओवरहेड्स और एडिशनली ऐड कर दिए बच्चे, राइट। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना। तो दिस इज हाउ फाइनली आप अपने ओवरहेड कॉस्ट को किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट तक ट्रांसफर करते हैं, है ना। कैसे किया आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू, पहले सारे ओवरहेड्स इकट्ठे करे, फिर उन्हें डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट किया, अपॉर्शन किया, फिर सर्विस डिपार्टमेंट को रीअपॉर्शन किया, फिर फाइनली एब्जॉर्प्शन रेट्स निकाली और ओवरहेड्स को प्रोडक्ट कॉस्ट में एब्जॉर्ब कर दिया। दिस इज हाउ दिस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज वर्क। होपफुली सभी को ये चीज समझ में आ गई है ना। एंड आई ऑलवेज से अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा है जो मुझसे दोबारा पूछना चाहते हो, कोई और एग्जाम्पल चाहते हो, कोई क्वेश्चन करवाना चाहते हो, कुछ भी, बस आप अब चीजों को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, फिर मैं मैक्सिमम क्वेरीज को देख करके उनके ऊपर एक क्वेरी वाला वीडियो अलग से बना दूंगा, राइट। ठीक है, बस सही से पढ़ें और अच्छे मार्क्स के साथ पास, राइट। सो होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया है सभी को। अभी हम आगे बढ़ सकते हैं कि क्या हमें और अब करना है, राइट। करें स्टार्ट आगे, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले पहले एक बार हम वापस से स्लाइड पर जाएंगे और देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, है ना। तो स्लाइड पर मैं जा रहा हूँ वापस से, और ये हमारी स्लाइड खुल गई, और यहाँ हम स्लाइड का स्लाइड शो दोबारा स्टार्ट करते हैं, राइट। तो बच्चे अभी तक हमने क्या सीखा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स क्या है बेटा, यू सी। तो हमने सीखा ये कि एब्जॉर्प्शन फाइनल स्टेप है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का। लेवी और रिकवरी ऑफ ओवरहेड बोलते हैं इसको, ओएआर से निकलती है। ओएआर की मदद से हम यूनिट कॉस्ट इजीली निकाल सकते हैं। ओएआर कैसे निकलती है, टोटल डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड को डिपार्टमेंट वाइज रिकवरी बेस से डिवाइड कर दें तो आपकी ओएआर निकल जाएगी। और फाइनली आप ओवरहेड्स अब्सॉर्ब, ओवरहेड अब्सॉर्ब कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट वाइज रिकवरी बेस जितना भी है, जैसे अभी देखा हमने एक प्रोडक्ट का लिया 2 घंटे 1 घंटा, तो वैसे करके मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, मान लो 100 यूनिट्स ऑफ ए बनाए हैं, तो आपके टोटल 200 घंटे डिपार्टमेंट ए में लगे होंगे और 100 घंटे डिपार्टमेंट बी में लगे होंगे, तो आप टोटल घंटों से भी निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट वाइज रिकवरी बेस आप ले सकते हैं, है ना। और मल्टीप्लाई कर सकते हैं ओएआर से टू नो कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स अब, समझ गए, ओके है, बिल्कुल सही से समझ में आ गया, है ना। तो रिवीजन, हमें क्या निकालना है, ओएआर पर यूनिट कॉस्ट इसकी मदद से इजीली निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी जब हम टोटल ओवरहेड्स को सूटेबल रिकवरी बेस के साथ लिंक कर देंगे, और ये आपका टोटल ओएआर हमारी ऐसे निकलने का तरीका, राइट। होपफुली सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है ना। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एब्जॉर्प्शन। तो इसकी प्रैक्टिस बनती है क्योंकि इसके आगे फिर जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, तभी आपको दोबारा से मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक और जो है डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे, राइट। और फिर थोड़ा और अच्छे से और चीजें पता चलेंगी, तो इसीलिए ओएआर उस टाइम तक आपको बहुत क्लियर हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है, ताकि एटलीस्ट ओएआर वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर, करेक्ट है, ओके है। बढ़ जाए आगे, चल आगे बढ़ जाते हैं। और आगे हम क्या कर रहे हैं, कहता है ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन कौन से रिकवरी बेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। कहता है कुछ भी रिकवरी बेस हो सकता है, बस आपको देखना है कि जिस डिपार्टमेंट के लिए आप ओएआर निकाल रहे हैं उस डिपार्टमेंट में मेजरली वर्क कैसे होता है,
है ना। तो कुछ रिकवरी बेसिस मैंने बता दी है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए मैंने बताया था लेबर आवर्स हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, मशीन आवर्स हो सकता है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो सकता है बेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का परसेंटेज हो सकता है, प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज हो सकता है। ये सारा आपके रिकवरी बेस हो सकते हैं। बट यू नीड टू जस्ट सी कि आपका ओवरहेड जो है प्राइमरीली डिपार्टमेंट जो है किससे लिंक है। जैसे अगर लेबर आवर्स से ज्यादा अच्छे से लिंक करता है तो आप लेबर आवर्स के बेसिस पर डिवाइड कर दीजिए। मशीन आवर्स से ज्यादा अच्छे से लिंक करता है तो मशीन आवर्स के बेसिस पर डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ मटेरियल्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से ज्यादा लिंक करता है तो उससे डिवाइड कर दीजिए। या मटेरियल इनपुट से ज्यादा लिंक करता है तो उससे डिवाइड कर दीजिए। और अगर किसी से भी लिंक नहीं कर पा रहे हो तो प्राइम कॉस्ट से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो ऑब्वियसली आपके मल्टीपल रिकवरी बेस हो आपके हिसाब से जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट सुटेबल बेस है आप बच्चे वो चुनते हो। समझ गए हो यहाँ तक? इज इट ओके फॉर ऑल? यस ना, सभी को ये समझ में अच्छे से आ गया है। अब आगे क्या करना है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेन कंटेंट तो बेटा हमने पढ़ लिया है ना। कुछ क्वेश्चन सीएस आपके एग्जाम किट से करने हैं, उससे पहले हमें क्या करना है, कुछ चीजें और जाननी है ना। और वो चीजें क्या हैं, वो चीजें हैं ये बच्चे। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, यहाँ लिखा है ओएआर इनपुट। यानी कि ओएआर निकालने के लिए बच्चे दो चीजें चाहिए होती हैं हमें, डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड चाहिए होते हैं और ओवरहेड रिकवरी बेस चाहिए। अभी तक आपने ये बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी से देख लिया। पर ये इनपुट कैसे डेराइव होता है, कहाँ से निकलता है, वो हमें जानना है। तो बच्चे जो भी ये हम इनपुट निकालते हैं ओएआर के लिए, ठीक है, ये चार तरीके से इनपुट आ सकता है, चार तरीके से। यानी कि ओएआर इन ऑल चार तरीके से हम निकाल सकते हैं, चार तरीके से आपकी ओएआर निकल सकती है। ये चार तरीके कौन से हैं बच्चे? पहला, एक्चुअल ओवरहेड रिकवरी रेट, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना। अभी हमने क्या पढ़ा, थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, एक्चुअल ओवरहेड रिकवरी रेट। एक्चुअल ओवरहेड रिकवरी रेट का क्या मतलब है कि आप अपने ओवरहेड्स का एक रिकॉर्ड क्रिएट करते रहें। पीरियड के एंड में आपको पता चल जाएगा आपके टोटल ओवरहेड कितने हुए, सारा खर्चा कितना हुआ, डिपार्टमेंट वाइज खर्चा कितना हुआ, और आपको ये भी पता होगा कि डिपार्टमेंट वाइज आपका रिकवरी बेस कितना है। तो आप एक्चुअल ओवरहेड्स को, जब एक्चुअल ओवरहेड्स को एक्चुअल एब्जॉर्प्शन बेस से डिवाइड करेंगे तो जो रेट निकल के आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल ओएआर, है ना। कि भाई एक्चुअल ओएआर ये है क्योंकि इसमें हमने किस डाटा का यूज किया है, एक्चुअल डाटा का यूज किया है, ठीक है, ओएआर निकालने के लिए। बट नाउ विजुअलाइज द प्रॉब्लम इन एक्चुअल ओएआर में। क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे, एक्चुअल ओएआर नॉर्मली कब निकलती है, पीरियड के एंड में, जब कहानी पूरी कंप्लीट हो जाती है ना। यानी कि प्रोडक्शन हो जाता है, हमारे पास कॉस्ट का डेटा आ जाता है, हमारे पास एब्जॉर्प्शन बेस का डेटा आ जाता है, तब हमारी एक्चुअल ओएआर निकलती है। और जब एक्चुअल ओएआर निकलती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी तभी निकल सकती है ना। समझ गए? अब मान लो वही एग्जांपल हम अभी जो हम ले रहे थे वही लेते हैं कि प्रोडक्ट ए जिसकी प्राइम कॉस्ट 100 आई है ना। उस प्रोडक्ट ए के लिए कोई कस्टमर आपके पास आता है कि बताओ मेरे को ना प्रोडक्ट ए के 5,000 यूनिट्स आपसे खरीदने हैं, बताओ कितने का रेट लगाओगे, है ना, कितने का रेट दोगे। तो अब कितने का रेट देंगे तो हम ये बोलेंगे यार अभी तो हमें पता ही नहीं, अभी तो प्रोडक्ट बनाएंगे पहले, है ना, फिर ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करेंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा कि अच्छा 149.25 का एक प्रोडक्ट बनता है, फिर उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, है ना। तब हम बताएंगे कि यार अच्छा 170 200 के आसपास का एक प्रोडक्ट तुम्हें दे देंगे। ऐसा करने के लिए कस्टमर आपके पास रुका नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपसे रेट क्यों मांग रहा है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसे आपको ऑर्डर देना भी है या नहीं देना है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो आपको ऑर्डर दे देगा और उसके बाद वो बोलेगा अच्छा जितना भी रेट है मुझे बाद में बता देना, ऐसा कभी नहीं। हाँ, आपको कोटेशन हमेशा एडवांस में देनी है। हाँ, अब एडवांस में कोटेशन कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो एक्चुअल डाटा एडवांस में अवेलेबल होता ही नहीं, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट क्या है बच्चे, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट का मतलब है
कि हमने इससे कैसे निकाला है, इसे निकाला है हमने क्या यूज करके, यूजिंग बजटेड ओवरहेड्स एंड बजटेड अब्जॉर्प्शन रेट्स। यानी कि हमने क्या यूज किया बच्चे इसके लिए, बजटेड ओवरहेड्स, यानी कि पहले से ही हमने बजट बनाया कि हमारे डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड कितने के हो सकते हैं, सारी चीजों का एक एस्टिमेट लगाया, और हमने सारी चीजों का के साथ साथ रिकवरी बेसिस का भी एस्टिमेट लगाया, और दोनों चीजों का एस्टिमेट लगा करके एक एस्टिमेटेड या बजटेड रिकवरी रेट निकाल ली, और उसका इस्तेमाल हमने कोटेशंस को बनाने में, ड्राफ्ट करने में, प्रोडक्ट का प्राइस बताने में किया। समझ गए? तो अगर हम ओवरहेड्स की रिकवरी रेट के लिए ओएआर के लिए एक्चुअल डाटा यूज कर रहे हैं तो वो बन जाएगी एक्चुअल ओएआर, और अगर हम उसी के लिए यूज कर रहे हैं डाटा जो है बजटेड डाटा यूज कर रहे हैं तो बन जाएगी प्री डिटरमाइंड या बजटेड ओएआर। समझ गए बेसिक डिफरेंस क्या है इनके बीच में, है ना? और दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है। एक्चुअल ओएआर हमेशा एक्यूरेट होती है, बजटेड ओएआर हमेशा एस्टिमेटेड होती है, तो ये एक्यूरेट नहीं हो सकती, पर एक्चुअल ओएआर बाद में पता चलती है, तो इसीलिए कॉस्टिंग और प्राइसिंग का काम भी बाद में ही हो सकता है। और बजटेड ओएआर हमें एडवांस में पता होती है, इसीलिए कॉस्टिंग का काम और प्राइसिंग का काम आप पहले से ही कर सकते हैं, है ना? तो दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान है, ठीक है? कॉस्टिंग के पर्पस से जब हम बात करते हैं, कोटेशंस बनाने के पर्पस से, एडवांस चीजों को कोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बजटेड ओएआर हमारे बहुत काम, राइट? ठीक है। इसके अलावा ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, है ना? ठीक है कि ब्लैंकेट ओवरहेड क्या है। ब्लैंकेट ओवरहेड, अभी तक जो हमने ब्लैंकेट ओवरहेड समझने से पहले हमें बात करनी होगी दूसरी ओवरहेड रेट की, जो है मल्टीपल ओवरहेड रेट या डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। जो मल्टीपल ओवरहेड रेट है बच्चे, इसको क्या समझेंगे आप, डिपार्टमेंटल ओएआर, मैंने लिख भी रखा है ब्रैकेट में डिपार्टमेंटल ओएआर, है ना? अभी हमने क्या निकाला था, डिपार्टमेंटल ओएआर, डिपार्टमेंट वाइज ओएआर निकाला था, है ना? डिपार्टमेंट मशीनिंग डिपार्टमेंट का अलग और पैकिंग डिपार्टमेंट का अलग, और जितने भी मल्टीपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है सब डिपार्टमेंट्स के लिए जब अलग अलग ओएआर आप निकालते हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल ओवरहेड्स रेट। यानी कि हमने मल्टीपल रेट्स निकाली हैं, किसी एक रेट का यूज हम नहीं कर रहे हैं। यार ब्लैंकेट ओवरहेड रेट क्या होती है, ये होती है सिंगल ओवरहेड रेट फॉर द एंटायर फैक्ट्री। यहाँ पर हम डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करते हैं, है ना? जहां हम डिपार्टमेंटलाइजेशन ना करें, डिपार्टमेंट्स में ना बांटे, बल्कि फैक्ट्री के सारे ओवरहेड्स को का टोटल करके एक ही जगह और फैक्ट्री के टोटल रिकवरी बेस से डिवाइड कर दें, एक ही रिकवरी बेस से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट। ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट हम पिक्चर वही यूज कर सकते हैं जहाँ डिपार्टमेंट वाइज, पहली बात, एक तो रिकवरी बेस से सारे डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स या कुछ भी, है ना, रिकवरी बेस से। दूसरा, बहुत ज्यादा वेरिएशन ओवरहेड्स में ना हो, अलग अलग तरीके के ओवरहेड्स ना हो। अदरवाइज अगर हम ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट यूज करते हैं तो मैक्सिमम टाइम्स पर क्या होता है, ये हमारे कॉस्ट को गलत तरीके से कैलकुलेट करवाती है, क्योंकि ये सारी चीजों को एक साथ ही एब्जॉर्ब कर देती है। वेयर डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट में एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रिकवरी बेस यूज कर सकते हैं। मान लो डिपार्टमेंट मशीन आवर्स एक जगह, जैसे पैकिंग डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स नहीं है, वहां पर तो लेबर आवर्स से ही, मतलब मैनुअल काम हो रहा है, मशीनें है ही नहीं, तो उस केस में बेटर जो रिकवरी बेस होगा पैकिंग डिपार्टमेंट के लिए लेबर आवर्स होगा। तो फिर अगर आप ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट यूज कर रहे हो, सभी के लिए एक जैसा ओवरहेड रिकवरी बेस यूज कर रहे हो, तो यू कैन इमेजिन कि आपका ओवरहेड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गलत हो सकता है, और इसकी वजह से आपकी पूरा कॉस्ट का स्ट्रक्चर भी गलत। और टेक्निकली हम प्रैक्टिकली कॉस्ट का स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ सकते हैं कभी भी, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अंडर कॉस्ट हो या ओवर कॉस्ट हो तो वो अंडर प्राइस और ओवर प्राइस भी होगा मार्केट में, और मार्केट में एक ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट कभी भी नहीं बिकेगा, और मार्केट में एक अंडर प्राइस प्रोडक्ट एडिकेट प्रॉफिट्स आपको नहीं दे पाएगा, राइट? तो इसीलिए कॉस्ट का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। तो टेक्निकली मल्टीपल या डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रिकवरी रेट आपको ज्यादा एक्यूरेसी, राइट? समझ गए? ओके है।
तो ये चीजों को मैंने चार चीजें दी, बहुत छोटी छोटी चार चीजें दी जो हमने अभी समझनी है। आगे हमारे पास और क्या है बच्चा? आगे एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ रहा है, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, है ना? अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। राइट, तो क्या हम अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड स्टार्ट करें? कर दें स्टार्ट? क्या होता है अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, या अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स? तो बच्चे इसके बारे में हम बेसिकली ये जान लें कि अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स होता कब है ना? क्या होता है इससे पहले ज्यादा जरूरी है जानना कि ये होता कब है ना? ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ होगा भी या नहीं होगा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। राइट, तो देखिए पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, दिस सिचुएशन अराइजेस where overheads are absorbed using predetermined और budgeted OAR। यानी कि सिचुएशन कब अराइज होगी अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी की? ऐसे ही नहीं, कभी भी अराइज हो जाएगी। कब अराइज होगी? जब हम क्या कर रहे होंगे, बजटेड या प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, बजटेड या प्री डिटरमाइंड ओएआर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तभी ये सिचुएशन अराइज होगी कि अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी वो आपसे पूछे। राइट, तो इसीलिए अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी की सिचुएशन बजटेड ओएआर जब यूज होंगी तभी अराइज। ये समझ में आ गया होता क्या है? वेयर बजटेड ओएआर कैसे निकलती है, मैंने पहले भी बता दिया था आपको। बजटेड ओएआर कैसे निकलेगी? टोटल डिपार्टमेंट वाइज बजटेड ओवरहेड्स, टोटल डिपार्टमेंट वाइज बजटेड रिकवरी बेस, है ना? बजटेड आपको ओएआर ऐसे निकालनी होगी। फिर उसके बाद क्या करना है बच्चे? उसके बाद आपको एक और चीज निकालनी है, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब, that is actual product wise recovery basis multiplied by budgeted OAR। सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना? बड़ी अजीब सी कहानी लग रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हो। चल ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, सो दैट आपको समझ में आए कि क्या होता है अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी, और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, और जब OAR अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी होती है तब हमें करना क्या होता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम किट का ही मैं क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ बच्चे। अभी इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर आपके साथ में आपकी एग्जाम किट शेयर कर रहा हूँ। और ये है आपके एग्जाम किट का क्वेश्चन नंबर 221। होपफुली सभी को विजिबल है ना? सभी को विजिबल है बच्चा? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बच्चे हम कर रहे हैं अभी, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछ क्या रहा है। कहते हैं द फॉलोइंग, क्या बोल रहे हैं आपसे? द फॉलोइंग बजटेड एंड एक्चुअल ओवरहेड्स रिलेट टू प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड ओवरहेड कॉस्ट इन WX। WX कोई कंपनी का नाम है, और आपको बजटेड और एक्चुअल दोनों रिजल्ट्स दे रखे है ना? आपको बोला है कि आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो फिक्स्ड थे और जो वेरिएबल थे वो ये थे बजट के हिसाब से, एक्चुअल आपके ये हैं। राइट, ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है? कहते हैं एन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम इज यूज्ड एंड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट आर अब्जॉर्ब इनटू आउटपुट कॉस्ट ऑन अ डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस। तो आपको बता दिया है कि अब्जॉर्प्शन बेस कौन सा है, डायरेक्ट लेबर आवर आपका बेस है, और डायरेक्ट लेबर आवर दे रखा है ना? क्वेश्चन में दे रखा है। अभी आपसे वो क्या पूछ रहा है, और आगे देखो आगे क्या पूछता है, तभी हमें थोड़ा और आइडिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी पूरी डिटेल नहीं है। What is total production overhead during the period? क्वेश्चन पढ़ के तो समझ नहीं आया कि वो पूछ क्या रहा है, लेकिन जब ऑप्शंस पढ़ते हैं ना तब समझ में आता है कि वो पूछ क्या रहा है। ओवर एब्जॉर्ब्ड है, अंडर एब्जॉर्ब्ड है, ऐसा पूछ रहा है ना? यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है या अंडर एब्जॉर्प्शन है, आप ये निकाल के हमें बताएं, है ना? कि ओवर एब्जॉर्प्शन है या अंडर एब्जॉर्प्शन है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब क्या यूज होती है, बजटेड OAR।
जब तक बजटेड ओएआर नहीं होगी तब तक अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको निकालनी है अपनी बजटेड ओएआर ही। और बजटेड ओवरहेड ओएआर के लिए आपके बजटेड ओवरहेड्स लगेंगे यानी कि ये दोनों। और फिर आपको लेना होगा बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर वर्क यानी कि बजटेड रिकवरी बेस। तो आपके बजटेड ओवरहेड्स अगर हम निकालें तो बच्चे बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं 36,000 प्लस 9,000। कितने हो गए बच्चा टोटल मिला करके बजटेड ओवरहेड्स हो गए आपके 45,000 और बजटेड रिकवरी बेस है 18,000। तो बजटेड ओएआर आपकी कैसे निकलेगी बजटेड ओएआर आपकी निकलेगी 45,000 डिवाइडेड बाय 18,000 राइट। तो मैं यहाँ पर कर दूं डिवाइड 45,000 divided by 18,000 so I'm getting here $2.5 per hour है ना। तो $2.5 पर आवर यहाँ तक मुझे समझ में आ गया कि ये मेरी बजटेड ओएआर है। यही मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है ना। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है ठीक है कि बजटेड ओएआर निकालने का है। तो बजटेड ओएआर ये है जब भी बच्चे बजटेड ओएआर फंक्शन में होती है तो जब हम ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करते हैं जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि प्रोडक्ट है एक उसमें डिपार्टमेंट ए के 2 घंटे डिपार्टमेंट बी के 1 घंटा लग रहा है तो कैसे इंक्लूड करना है ओएआर को रिकवरी बेस से मल्टीप्लाई करना है ना। तो आपको जब भी आप बजटेड ओएआर यूज कर रहे होते हो तो डिपार्टमेंट्स में बजटेड ओएआर का ही इस्तेमाल हो रहा होता है प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए है ना। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग में आपने और अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी क्या है कि आपने प्रोडक्ट कॉस्टिंग में ओवरहेड्स को अंडर रिकवरी मतलब कम रिकवर किया या ओवरहेड को ज्यादा मतलब ओवर रिकवरी है ना ज्यादा रिकवर किया। और वो कब पॉसिबल है कम या ज्यादा रिकवर करना जब एग्जैक्टली आपको पता नहीं था आपके ओवरहेड्स कितने आपने बजट के बेसिस पर ओवरहेड रिकवर करे थे पर जब एक्चुअल आपने निकाला देखा तो एक्चुअल तो उससे अलग था है ना। तो हमेशा अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी मैंने बोला था बजटेड ओएआर के केस में आती है। और क्यों आती है क्योंकि बजटेड ओएआर और एक्चुअल ओवरहेड्स में डिफरेंस हो सकता है राइट। इसीलिए हमारी अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी आती है। इसीलिए इसके लिए हम एक सेकंड स्टेप निकालते हैं जिसमें हम निकालते हैं ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड। इसी का फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ दिया था स्लाइड पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ओवरहेड एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है एक्चुअल प्रोडक्ट वाइज रिकवरी बेसिस। एक्चुअल या प्रोडक्ट वाइज भी आप अगर हटा दें तो आप एक्चुअल रिकवरी बेस लेंगे और उसे बजटेड ओएआर से मल्टीप्लाई करेंगे है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपने ये माना था कि आपके डिपार्टमेंट में $2.5 पर आवर के बेसिस पर लगेगा। तो जब आप प्रोडक्ट कॉस्ट करने लगे तो आपने देखा कि भाई आपके तो 20,000 घंटे खर्च हुए हैं और 20,000 घंटों के हिसाब से आपके ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने होने चाहिए एक्चुअल रिकवरी बेस मल्टीप्लाइड बाय बजटेड ओएआर है ना। तो कितने ओवरहेड एब्जॉर्ब आपने कर दिए अपने कॉस्ट में कितने डाल दिए होंगे आपने अपनी कॉस्ट में डाले होंगे $50,000 के ओवरहेड। ये हो गए आपके ओवरहेड्स अब्सॉर्ब। क्या निकालना है ओवरहेड्स अब्सॉर्ब कि आपने कितना अब्सॉर्ब किया कॉस्ट पर कितना अब्सॉर्ब किया। तो $50,000 आपने अब्सॉर्ब किया है ना। अब आपको देखना है कि आपके एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं टोटल। अब एक्चुअल ओवरहेड देखें तो आपके एक्चुअल ओवरहेड है 39 प्लस 12 कितने होते हैं 51,000 है ना। एक्चुअल ओवरहेड है 51,000 यानी कि आपने खर्चा किया 51,000 पर आपने प्रोडक्ट कॉस्टिंग से रिकवर किया 50,000 ओनली क्योंकि आपकी बजटेड ओवरहेड रिकवरी की रेट के हिसाब से तो आपने 50,000 ही कॉस्ट में डाला। पर जब आपने देखा तो खर्चा तो यार 51,000 का हो गया। तो अब आपकी अंडर रिकवरी हुई या ओवर रिकवरी हुई बताओ क्या हुआ। अब तो समझ में आ गया। हम 51,000 की जगह पर 50,000 ही रिकवर कर पाए तो दैट मीन्स वी आर हैविंग एन अंडर रिकवरी ऑफ 1,000। तो हमारा क्या हुआ है एक अंडर रिकवरी है कितने की 1,000 की। तो क्या ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन में देखें क्या ये ऑप्शन है अंडर रिकवरी $1,000 चेक करें।
है जी। ठीक है, अंडर एब्जॉर्ब 1000, ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। समझ गए? ओके, नाउ आई रिपीट, मैं इस चीज को फिर समराइज करता हूं। ठीक है, और वो क्या है? ठीक है, यहाँ स्लाइड्स के थ्रू ही समराइज करते हैं। ठीक है, दोबारा स्लाइड पर जाते हैं। अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? कब अराइज होता है? जब ओवरहेड्स बजटेड ओएआर का इस्तेमाल करके एब्जॉर्ब किए जाते हैं। बजटेड ओएआर कैसे निकलती है? बजटेड ओवरहेड को बजटेड रिकवरी बेस से डिवाइड करके। फिर जब आपके पास बजटेड ओएआर होती है तो आप उसे एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? आप क्या करते हैं? बजटेड ओएआर को एक्चुअल रिकवरी बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपने ओवरहेड को कॉस्ट में कितना इंक्लूड किया या ओवरहेड कितने एब्जॉर्ब की। उसके बाद आपको क्या करना है? इन दो चीजों को कंपेयर करना है, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब और एक्चुअल ओवरहेड्स। किस किस को कंपेयर करना है? ओवरहेड्स एब्जॉर्ब और एक्चुअल ओवरहेड्स, दो चीजों को यू आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर। और कैसे करना है? जब अगर ओवरहेड्स एब्जॉर्ब एक्चुअल ओवरहेड से कम हो, यानी कि आपने ओवरहेड को कम एब्जॉर्ब किया लेकिन आपके एक्चुअल ओवरहेड तो ज्यादा थे, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? अंडर अब्जॉर्प्शन। यानी कि हम कम रिकवर कर पाए, अंडर रिकवर कर पाए, इस सिचुएशन को हम बोलेंगे बच्चा अंडर अब्जॉर्प्शन या अंडर रिकवरी, राइट। सिमिलरली इसका उल्टा अगर हुआ तो, on the other hand, if amount of absorbed is more than the actual overhead, क्या आपने अमाउंट तो absorb ज्यादा कर लिया लेकिन ओवरहेड तो आपके कम ही एक्चुअली लगे, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? ओवर एब्जॉर्प्शन, यानी कि आपने ज्यादा रिकवर किया, है ना? समझ गए? तो अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन कई बार ही आपसे वो पूछ लेते हैं, कई बार ही वो अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन दे देते हैं क्वेश्चंस में। आपसे बजटेड ओएआर पूछ लेते हैं तो आपको बैकवर्ड जाना पड़ता है क्वेश्चंस करते हुए। तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझने का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मिस नहीं करना है इसको, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस मैंने हमेशा, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ, सारे क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो बच्चा अब बात ये आती है कि जो भी अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन हमने रिकॉर्ड किया, जो भी अराइज हुआ, उसको ट्रीट कैसे करना है, तो रिमूव कैसे करना है बुक से, क्योंकि अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली रहना तो नहीं चाहिए, है ना? तो क्या तरीका है अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन को ठीक करने का, राइट? थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत ज्यादा नहीं आता है एसीसीए एमए के सिलेबस में, बट क्योंकि है तो इसीलिए आई एम डिस्कसिंग। तो हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी, क्या करना है उस टाइम? The situation can be corrected by using, क्या लिखा है, कैसे यूज कर सकते हैं हम? यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट। हम क्या कर सकते हैं सिचुएशन में बच्चा? हम सप्लीमेंट्री रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, सप्लीमेंट्री अब्जॉर्प्शन रेट्स। एक होती है आपकी प्राइमरी अब्जॉर्प्शन रेट ओएआर, जो आपने निकाली बजटेड ओएआर यहाँ पर यूज होएगी, है ना? बट बजटेड ओएआर जब आपका निकल गया, फिर ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी आई, तो आप उसका क्या कर सकते हैं? सप्लीमेंट्री रेट्स का इस्तेमाल करके सिचुएशन को करेक्ट कर सकते हैं, मतलब एडिशनल रेट आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के लिए निकाल सकते हैं, राइट। और सप्लीमेंट्री रेट से क्या करते हैं हम? अगर अंडर रिकवरी हुई है तो सप्लीमेंट्री रेट्स हम ऐड कर देते हैं, सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू हम ऐड कर देते हैं ओवरहेड्स, और अगर ओवर रिकवरी हुई है सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू माइनस कर देते हैं। कहां से? जहां जहां वो ओवरहेड्स हमने एग्जैक्टली इंक्लूड किए हैं। यानी कि अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड किए हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से एडजस्ट कर देंगे, एड और लेस कर देंगे। फिनिश गुड स्टॉक में इंक्लूड किए हैं, वहां से एडजस्ट कर देंगे। डब्ल्यूआईपी में इंक्लूड किए हैं तो वहां से एडजस्ट कर देंगे। जहां भी वो ओवरहेड्स, जहां जहां भी आपने इंक्लूड करे हैं, वहां वहां आप एडिशनल भी सप्लीमेंट्री रेट्स का इस्तेमाल करते हुए, अगर अंडर रिकवरी है तो ओवरहेड्स को बढ़ा देंगे, और ओवर रिकवरी है तो आप ओवरहेड्स को रिड्यूस कर देंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम क्वेश्चन देख रहे थे कि $1000 की अंडर रिकवरी है ना? तो सप्लीमेंट्री रेट्स कैसे निकलेंगी? $1000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल रिकवरी बेस, है ना? एक्चुअल रिकवरी बेस से आप डिवाइड कर देंगे, एक्चुअल जितने भी आवर्स थे उससे डिवाइड कर देंगे, और जो आवरली रेट आएगी
उसे अकॉर्डिंगली अब्सॉर्ब कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कि इस सिचुएशन को हम करेक्ट कैसे करते हैं, होपफुली समझ में आ गया है। नहीं आए तो भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, राइट। आगे बढ़ जाएं। आगे क्या है हमारे पास समझने के लिए? आगे है कि ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन आखिरकार होता क्यों है, कॉजेस क्या है ना। ये तो पता है कि भाई कब होता है, जब बजटेड रिकवरी रेट और एक्चुअल ओवरहेड रिकवर्ड के हिसाब से जो डिफरेंस आता है उससे अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन होता है। इतना तो सर हमें पता है ना। पर क्यों ऐसा डिफरेंस हो सकता है, तो एक सीधा सीधा रीजन ये है बच्चे के बजट्स क्या होते हैं, बस एस्टिमेट ही तो होते हैं। और एस्टिमेट तो बेटा कभी भी गलत हो सकते हैं, राइट। पर ये एस्टिमेट क्या हमने पूरे वेग ही लगाए थे, क्या हमने पूरा दिमाग से उन एस्टिमेट्स को लगाया नहीं था कि वो एकदम से गलत हो जाए? क्योंकि इस लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर, हमेशा एस्टिमेट्स भी जो लगते हैं वो प्रोफेशनली बहुत सारी चीजों को देख सुन के सोच के लगते हैं। ऐसे नहीं आप एस्टिमेट लगाने बैठ जाओ। गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो बच्चा ऐसे ही एस्टिमेट तो नहीं लग जाते हैं। तो फिर एस्टिमेट कैसे लगते हैं? ठीक है, एस्टिमेट को तो बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है। और अगर इतना सोच समझ के लगाए तो क्या रीजन है कि एस्टिमेट गलत हो जाते हैं? ठीक है, तो क्या रीजन है देखते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। पहला तो सिंपल के एस्टिमेट ही गलत था, पर हम कह रहे हैं नहीं जी एस्टिमेट तो गलत नहीं था। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप रिकवरी बेस का सही अंदाजा ना लगा पाए हो, कि जो आपने जब एस्टिमेट लगाया तो रिकवरी बेस जो आपने बजट्स बनाए तो वो बजट रिकवरी बेस आप ठीक तरीके से ना निकाल पाए हो, ये हो सकता है। या फिर मेजर अनएंटिसिपेटेड चेंजेस इन द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, काम करने के तरीकों में इस तरीके से बदलाव हुआ कि बहुत, या तो बहुत एफिशिएंसी से काम किया या बहुत इनएफिशिएंसी से काम हुआ, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली हुआ ये जिस वजह से कि आपके बच्चा ओवरहेड्स क्या हुए, कम चार्ज हो पाए या ज्यादा चार्ज हो पाए। समझ गए? ठीक है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। तो होपफुली सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। इसके अलावा क्या हो सकता है? अनफोर्सिंग चेंजेस इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी में बदलाव आ गया, या सीजनल फ्लक्चुएशन हुआ जिसकी वजह से किसी एक खास सीजन में ओवरहेड एक्सपेंस ही हमारे ज्यादा आ गए, या रिकवरी बेस हमारा कम जो है अराइव हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ, या कोई भी ऐसा सीजनल फ्लक्चुएशन जिसकी वजह से ओवरहेड रिकवर नहीं हो पाए। बट समटाइम्स सीजनल फ्लक्चुएशंस को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ओवरहेड रिकवरी रेट पूरे साल के लिए बजट की जाती है। और अगर पूरे साल के लिए बजट की जाती है तो ये अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी पूरे साल में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। उसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सीजनल फ्लक्चुएशन है, कभी कम होगा तो कभी ज्यादा भी हो जाएगा, कभी अंडर रिकवरी होगी तो कभी ओवर, राइट। सिमिलरली overhead state may be applied to the normal capacity which may be less than the full operating capacity of the undertaking, है ना। कि नॉर्मल कैपेसिटी पर अप्लाई किए हैं, मतलब ओवरहेड रेट जो निकाले थे वो फुल कैपेसिटी पर निकाले थे। मान लो कि प्रोडक्शन प्लांट है वो 1000 मशीन घंटे काम कर सकता है, तो आपने जो रेट निकाले थे 1000 मशीन घंटों के हिसाब से निकाले थे, लेकिन आपकी नॉर्मल कैपेसिटी तो 700 घंटों की है, तो काम ही 700 घंटे करोगे तो ऑब्वियसली एक्चुअल वर्क 700 घंटे हुआ, तो ओवरहेड्स के अंडर रिकवरी तो होगी ही होगी, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ओवरहेड का रिकवरी बेस लेते हो वो रिकवरी बेस हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी पर होता है। ये मैक्सिमम कैपेसिटी हम कंसीडर नहीं करते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी कंसीडर करते हैं, तो वो ओवरहेड का रिकवरी बेस हम यूज करते हैं। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी फाइनली एक टाइम आ गया है जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की एक समरी ले लें, जो हमने अभी तक सीखा, तो हम समझ जाए कि अभी तक हमने क्या सीखा है। अभी तक बच्चे हमने क्या सीखा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम ओवरहेड्स को पर यूनिट कॉस्ट तक पहुंचा पाते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन। दूसरा स्टेप एलोकेशन। तीसरा स्टेप अपॉर्शनमेंट। चौथा स्टेप रीअपॉर्शनमेंट। और पांचवा और लास्ट स्टेप इज ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कंटिन्यू करते हैं,
ताकि हम ओवरहेड्स को एग्जैक्टली पर यूनिट कॉस्ट में अब्सॉर्ब कर पाए। तो दिस इज द स्मॉल प्रोसेस वी आर जस्ट हैविंग इन अब्जॉर्प्शन। होपफुली यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है, राइट? और नहीं भी आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपनी क्वेरीज पूछते रहें, राइट? आगे क्या करना है जी? आज बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया है। जैसे हमने बच्चा मटेरियल में मटेरियल की अकाउंटिंग पढ़ी, लेबर में लेबर की अकाउंटिंग पढ़ी, तो ओवरहेड्स और एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग भी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। और इस ओवरहेड वाले चैप्टर को आज के वीडियो में हम फिनिश कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर पाए, राइट? तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए और क्या बचता है इसमें। अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स के लिए हमें क्या बनाना होता है? ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। और इसकी बच्चा मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज एग्जैक्टली बता चुका हूं, मटेरियल में भी और लेबर में भी, है ना? तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना, बस आपको रिलेट करना है उन्हीं जर्नल एंट्रीज से जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे हमने बात करी थी ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्या है? इट रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या रिकॉर्ड करता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्वाइट ऑब्वियस यार, ओवरहेड में यही तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं, तो यही तीनों चीजें तो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में भी जाएंगी। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अलावा क्या रिकॉर्ड करता है? ओवरहेड्स अब्सॉर्ब, यानी कि टोटल ओवरहेड्स कितने हुए, उसमें से टोटल ओवरहेड कितने आपने प्रोडक्शन पर चार्ज किए। जब भी ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड वर्ड बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने कितने ओवरहेड्स प्रोडक्शन पर चार्ज किए हैं, राइट? दैट इज व्हाट meant by the overheads absorbed. Exactly. You understand? I hope so. Then I'm just moving forward. उसके बाद अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी भी इसी ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में हम रिपोर्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? जर्नल एंट्रीज बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने एक जर्नल एंट्री पढ़ी थी इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू करने की, याद करो मटेरियल चैप्टर में पढ़ाई थी। जब हम इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू करते हैं तो क्या एंट्री होती है? फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स डेबिट टू मटेरियल्स कंट्रोल अकाउंट। यू मस्ट रिमेंबर, ये मैंने पहले बताया था। तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर ओवरहेड का नाम नहीं लिखा, सिंपली मैंने लिख दिया ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट टू मटेरियल्स कंट्रोल। करेक्ट? ये एंट्री हम पहले पढ़ चुके हैं। सिमिलरली अगर इनडायरेक्ट लेबर कोई होती है तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री होती है? वही ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट टू लेबर कंट्रोल या वेजेस कंट्रोल अकाउंट, राइट? ठीक है। देन अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू एक्सपेंस, उस एक्सपेंस का नाम, है ना? ओवरहेड कंट्रोल टू एक्सपेंस अकाउंट, राइट? तो सारे के सारे जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस है हमने ओवरहेड में चार्ज। उसके बाद दूसरी चीज, ओवरहेड अगर हम अब्सॉर्ब करेंगे तो क्या एंट्री होगी? ओवरहेड अगर फैक्ट्री के ओवरहेड है बच्चा तो वो WIP कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, क्योंकि WIP में ही आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, है ना? तो फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ जाएंगे? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स है तो वो कहाँ जाएंगे? फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स है तो वो कहाँ जाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, राइट? ओवरहेड्स, राइट? ये चीजें कैसे याद रखनी है? अगर आपको कॉस्ट का फॉर्मेट याद है कि कौन से ओवरहेड कौन सी स्टेज पर ऐड होते हैं, है ना? ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री कॉस्ट से पहले ऐड होते हैं, और फैक्ट्री कॉस्ट कहाँ लगती है? WIP के टाइम पर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होते हैं और उसी पर हम फिनिश गुड्स अकाउंट जो है रखते हैं। सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए यूज होते हैं, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। सिंपल ना? सिंप्लीफाई किया है, वैसे इतना इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटेंटिंग के पेपर में नहीं आता है, बट स्टिल यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड ड्रॉप करने की एंट्री लिखी है। और प्रोडक्शन ओवरहेड अब ड्रॉप होते हैं WIP में, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन। सिंपल, बहुत सिंपल है। और खुशी की बात यह है कि अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी की एज सच कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती है।
फिर उसकी ट्रीटमेंट के हिसाब से हम उसको, अगर सप्लीमेंट्री रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं अंडर और ओवर रिकवरी के जो आपके सिलेबस में नहीं है, राइट, दैट इज व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग इट, बट यस, इसी अकाउंट का जो डिफरेंस है वो अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी होता है। इस अकाउंट के डेबिट में आप क्या डाल देते हैं, सारी ओवरहेड एब्जॉर्ब, ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल जो ये जो भी आप यहाँ डाल रहे हैं डेबिट में, ये है एक्चुअल ओवरहेड्स, है ना। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक्चुअल है। और फिर क्रेडिट में डाल रहे हैं आप ओवरहेड्स एब्जॉर्ब। तो जब ओवरहेड एब्जॉर्ब कम होंगे, एक्चुअल ज्यादा होंगे, तो अंडर रिकवरी होगी, क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस बचेगा। और जब ओवरहेड्स आपके ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगे और एक्चुअल कम होंगे तो ओवर रिकवरी होगी, और क्रेडिट में बैलेंस मतलब डेबिट साइड आपको ऐड करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट बैलेंस ही बोलेंगे, पर डेबिट साइड आपको शो करना, राइट, ओवर एब्जॉर्प्शन, राइट। तो अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली इस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होएगा, और देन अल्टीमेटली लास्ट में हम बनाएंगे इसके थ्रू WIP कंट्रोल अकाउंट। ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो मुझे दोबारा बताने की इसको जरूरत नहीं है। क्या क्या आता है बता दो, डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आती है, डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, है ना, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स आते हैं अब्जॉर्ब्ड वाले। देन डायरेक्ट मटेरियल अगर कोई वापस किया है तो क्रेडिट आता है, फिर हम इससे सीधा फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जो बच जाता है वो WIP का क्लोजिंग स्टॉक है, यही आपका नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग स्टॉक। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट थी जो हमने यहाँ डिस्कस कर ली है, राइट। अब आपको क्या करना है, मैंने आज एग्जाम के मतलब मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाया है पूरा ओवरहेड्स का, जो एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, जो अगर आप सीरियसली रिवाइज करते टाइम यूज करते हैं तो आपको पूरा ओवरहेड का चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी के लिए मैंने आपको एग्जाम किट का एक क्वेश्चन कराया है, बट देयर आर स्टिल मोर क्वेश्चंस इन द एग्जाम किट जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किए हैं, फॉर से क्योंकि मेरे पास क्वेरीज नहीं आ रही है। सब कुछ मैं अगर यही डिस्कस करूंगा तो क्वेरी ही नहीं होगी, पूछेगा ही नहीं कोई, है ना। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्वेश्चन नंबर्स डाल रहा हूँ एग्जाम के, जो आपको आज के वीडियो के बाद कर लेने चाहिए, और होपफुली मुझसे क्वेरीज आपको लेनी है ना। और जो क्वेरी आप जो भी कमेंट डालेंगे, क्वेरी जिस भी वीडियो से रिलेटेड हो, तो कोशिश करें आप उसी वीडियो के कमेंट में कमेंट डालें ना। जिस वीडियो से रिलेटेड आपकी क्वेरी हो उसी वीडियो में आप कमेंट करें, किसी इधर उधर दूसरे वीडियो में कमेंट करोगे तो मुझे रिलेट करना मुश्किल होगा। अपनी क्वेरीज को आप सेम वीडियो में ही कमेंट, राइट, ओके। तो अभी क्या करें, अभी आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। और क्या, ओवरहेड्स तक कर लिया हमने, मटेरियल कर लिया, लेबर कर लिया, एक्सपेंस कर लिया, ओवरहेड्स कर लिया, कॉस्ट शीट कर ली, है ना। बेसिक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट हमने समझ ली, बहुत सारे वीडियोस अभी तक मैंने डाल दिए हैं आपके लिए। नेक्स्ट हमें जो है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पर जाना है, जिसमें जॉब कॉस्टिंग है, आपका प्रोसेस कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, राइट, बैच कॉस्टिंग है। तो बहुत सारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है जो अभी इसके बाद हम एग्जैक्टली स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप ओवरहेड्स चैप्टर की प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने कमेंट, अपनी क्वारीज पोस्ट करना ना भूलें। तब तक के लिए सभी को जो है गुड विशेस, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ सभी लोग पास हों, और जब पास हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये कन्वे जरूर करें कि किस तरीके से ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल, राइट। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक बारी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, ठीक है बच्चे, बाय बाय, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट।